नमस्कार। मैं हूं आनंद विजय सिंह। बिग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बात दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो संशय बरकरार था वो अब खत्म हो गया है। विधायक दल की नेता रेखा गुप्ता चुनी गई हैं। अब वो अगली मुख्यमंत्री होंगी। गुरुवार को यानी 20 फरवरी को वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में दोपहर में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें उपराज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। आज यानी कि बुधवार को शाम में विधायक दल की बैठक हुई। पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ की मौजूदगी में प्रवेश, साहिब सिंह वर्मा और विजेंद्र गुप्ता, इन्होंने इन दोनों लोगों ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से सबने स्वीकार किया और रेखा गुप्ता के नाम पर अपनी मुहर लगाई। रेखा गुप्ता विधायक दल की नेता चुनी गई और उसके बाद फिर वो राजभवन गई। उपराज्यपाल के समक्ष उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और कल अब रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। दोपहर में उपराज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद अब रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की महिला मुख्यमंत्री के तौर पर होंगी। और इस बीच अगर हम इस भारतीय जनता पार्टी के दौर की, नरेंद्र मोदी के दौर की बात करें, तो वसुंधरा राजे के बाद कोई महिला मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों में नहीं था। हालांकि दो दो प्रदेशों में उप मुख्यमंत्री तो जरूर बनाया गया। राजस्थान में दिया कुमारी को बनाया गया और फिर ओडिशा में भी उप मुख्यमंत्री महिला को बनाया गया, लेकिन महिला मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था और इसकी कमी थी। और इसको लेकर विपक्ष तंज भी कसता था कि कहते हैं कि महिलाओं की प्राथमिकता है, महिलाओं के आधी आबादी जो है इस ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में है। लेकिन किसी राज्य की बागडोर किसी महिला को भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी नहीं देते हैं। तो अब रेखा गुप्ता को बनाया गया। रेखा गुप्ता के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा ये बता देते हैं कि रेखा गुप्ता को क्यों मुख्यमंत्री चुना गया। इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि एक तो महिला है और दूसरा जो बीजेपी का एक कोर वोटर माना जाता है, वैश्य समाज का वोट, और दिल्ली में वैश्य समाज का वोट बहुत बड़ा है, तो वो छिटकने लगा था। और दिल्ली में तो खैर छिटक ही गया था, अरविंद केजरीवाल के साथ चला गया था। उसे अपने पास वापस लाने की एक कवायद है, महिला और वैश्य, ये दोनों। क्योंकि विजेंद्र गुप्ता भी वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार के विधायक हैं, पार्षद भी रह चुके हैं, विधायक विपक्ष के नेता भी अरविंद केजरीवाल के दौर में रह चुके हैं और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी वो थे। तो उनको माना जा रहा था कि अगर वैश्य समुदाय से बनाया जाएगा तो विजेंद्र गुप्ता एक मजबूत दावेदार हैं। लेकिन महिला वोटर्स की बात अगर करें तो नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जो लोकसभा का चुनाव लड़ा गया या फिर प्रदेशों में जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और उसमें जो सफलता मिलती है, उसमें महिला वोटर्स की एक बड़ी भागीदारी होती है। और महिला वोटर्स की भागीदारी की बदौलत ही या महिला वोटर्स की वोट की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्यों तक सत्ता में आती है। अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में अगर लैंडस्लाइड विक्ट्री 2015 और 2020 में उन्होंने की थी, तो उसमें महिला वोटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस बार भी देखिए जो वोट शेयर है महिलाओं का, इस बार के चुनाव में वो 60.92% महिला वोटर्स का टर्नआउट रहा है, जबकि पुरुष वोटर्स का टर्नआउट 60.1% रहा है, ये पुरुषों का, और 60.92% महिलाओं का रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या में जब महिलाएं बाहर निकलती हैं और वोट करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका वोट जिस तरफ जाएगा उसके पक्ष में जीत होगी और वो मजबूत होगा। तो इसको देखते हुए रेखा गुप्ता के नाम का चयन भी किया गया है। और जो वैश्य समाज का जो वोट है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ, अरविंद केजरीवाल की तरफ चला गया था, उसे दिल्ली में अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो इस मौके को चूकना नहीं चाहती है। इसके साथ ही एक संदेश भी जो
भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात अगर हम करें तो उनके लिए भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास जो वोट बैंक चला गया था तो दिल्ली में तो उसे साधने की कोशिश है, लेकिन उधर अगर हम बात करें इस साल के आखिर में सितंबर अक्टूबर में जो बिहार का चुनाव होने वाला है तो वहां के लिए भी एक मैसेज है। वहां पर देखिए, सुशील कुमार मोदी एक बड़े नेता थे, एक बड़ा चेहरा, और वैश्य समुदाय में खास करके अगर हम कहें तो उनकी एक अलग पहचान थी और उस वर्ग को वो लीड करते थे। लेकिन अब वो नहीं है, लोकसभा चुनाव के दौरान ही उनका निधन हो गया। तो बिहार का ये जो चुनाव होगा, उसमें सुशील मोदी नहीं होंगे। तो ऐसे में उस वैश्य समुदाय को अपनी तरफ खींचना है, तो उसका भी खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उस समुदाय से हैं, संजय जायसवाल भी हैं, सांसद हैं। तो लेकिन एक व्यापक तौर पर जो मैसेज देना है, वो रेखा गुप्ता के ज़रिए कि महिला भी और वैश्य भी। तो ये है, वोटर्स जो हैं, महिला वोटर्स, उनको अपनी तरफ खींचना, और ये एक संदेश इसके ज़रिए, और साथ ही बिहार, बंगाल और पंजाब में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ की महिला वोटर्स को साधने की भी एक कोशिश होगी इस फैसले के ज़रिए। हमने आपको बताया कि महिला जो मुख्यमंत्री अभी तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जब से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव या राज्यों का विधानसभा का चुनाव या 2013-14 के दौर से अगर हम देखें तो वसुंधरा राजे के बाद कोई नहीं हुआ। हालांकि दो डेप्यूटी सीएम जरूर हैं, राजस्थान में दिया कुमारी हैं और ओडिशा में भी डिप्टी सीएम महिला को बनाया गया है, लेकिन किसी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। तो ये भी एक संदेश देने की कोशिश, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि हमारे लिए 4 जातियां महत्वपूर्ण हैं: गरीब, युवा, किसान और महिला। और महिला आरक्षण बिल भी संसद में पास हुआ है, 33% आरक्षण की का बिल भी पास हो गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कानून का रूप ले लिया है। तो ऐसे में बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को एक मौका मिल जाता था विपक्ष को घेरने का, कि महिलाओं की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब महिलाओं को बागडोर देने की बात होती है तो वहां पर वो पीछे हट जाती है। उनको महिलाओं पर विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वो महिला मुख्यमंत्री किसी राज्य में नहीं बनाते हैं, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही थी राजस्थान में कि दिया कुमारी हो सकती हैं मुख्यमंत्री, लेकिन भजन लाल शर्मा वहां पर विधायक दल के नेता के तौर पर चुने गए और दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो अब इस जो जो आरोप लगता था, इसका भी जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाकर देने की कोशिश की है। और महिलाओं पर फोकस करते हुए जो संकल्प पत्र इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था, उसमें कई घोषणाएं की थी। 2,500 रुपए हर महीने महिलाओं को सम्मान राशि के तौर पर देने की बात कही गई थी। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को होली और दिवाली के मौके पर 2 सिलेंडर फ्री देने की बात भी कही गई है, और इसके साथ ही सब्सिडी भी 500 रुपए उन्हें मिलेगा हर सिलेंडर पर। तो ये जो महिलाओं को लेकर है, और जो दूसरी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए जो आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान चल रही हैं, उसे भी लागू रखा जाएगा, उसको हटाया नहीं जाएगा। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, अपने संकल्प पत्र में इसको शामिल किया है, और महिलाओं के वोट पर उसकी नजर है। और बिहार का चुनाव होने वाला है तो वहां पर खास करके, और पश्चिम बंगाल में भी खास करके। अब चलिए रेखा गुप्ता की बात करते हैं जल्दी से। तो रेखा गुप्ता एक गैर विवादित चेहरा रही हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा थीं। दौलत राम कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। एमए के अलावा एमबीए और एलएलबी की भी डिग्री उनके पास है। दौलत राम कॉलेज की वो सेक्रेटरी थी 1994-95 के दौरान, और उसके बाद 1995-96 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी डूसू की वो जनरल सेक्रेटरी बनी। तब जब अलका लांबा एनएसयूआई की थी, प्रेसिडेंट बनी थी, तो उस दौरान
रेखा गुप्ता जनरल सेक्रेटरी बनी थी डूसू की, और उसके अगले साल अध्यक्ष पद का चुनाव विद्यार्थी परिषद के टिकट पर वो लड़ी 1996-97 में, और वो प्रेसिडेंट बनी डूसू की। 2003-2004 में दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की वो सेक्रेटरी बनी। 2004 से 2006 तक वो नेशनल सेक्रेटरी रही भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा शाखा की, और 2007 में पार्षद बनी पीतमपुरा की। 2009 में महासचिव बनी दिल्ली स्टेट मोर्चा महिला मोर्चा की, और फिर 2010 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य वो बनी। फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और आरएसएस से इनका संबंध रहा है। विद्यार्थी परिषद से तो इन्होंने अपने छात्र राजनीति की शुरुआत की, और फिर आरएसएस से जुड़ी, और फिर धीरे धीरे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी, और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आरएसएस के साथ उनकी हमेशा से सक्रियता रही है, और संघ के कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। और जो पहचान 1995 में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, डूसू के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने एक मजबूत पहचान बनाने की रेखा गुप्ता ने जो शुरुआत की थी, करीब 3 दशक, यूं कहें 30 साल के बाद अपनी राजनीतिक यात्रा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए दिल्ली के सीएम के पद तक रेखा गुप्ता पहुंची हैं। शालीमार बाग से चुनाव लड़ी, और शालीमार बाग से उन्होंने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया है, और विधायक बनी हैं। इसके साथ ही हम आपको वो बता दें कि 3 बार वो दिल्ली नगर निगम की पार्षद रहीं, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वो मेयर भी रह चुकी हैं। 2013 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, और यही वंदना कुमारी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 13,000 वोटों के अंतर से वो हार गई थी, लेकिन हार नहीं मानी। वो अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष वो हमेशा जारी रखी, और पार्षद बनी, उसके बाद फिर मेयर बनी, और अब देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर वो पहुंच गई हैं। मूल रूप से रेखा गुप्ता हरियाणा की रहने वाली हैं, हरियाणा के जींद की रहने वाली हैं। 1974 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता एसबीआई में नौकरी जब करने लगे तो फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो गई। बिजनेसमैन हैं इनके पति मनीष गुप्ता, और ये उनका परिवार है। और अब एक चीज देखिए, 1974 में इनका जन्म हुआ। 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, और 75 में इमरजेंसी लगी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई जेपी ने की थी बिहार में, और फिर वो देश भर में उसकी आग फैली। रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक सभा की थी, और उस सभा में उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों को भी कहा था, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उसी रामलीला मैदान के, ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 1974 में ये पैदा हुई थी, जब देश भर में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा था, और जेपी ने वहां से हुंकार भरी थी, और कांग्रेस को 1977 में पहली बार सत्ता से बाहर जाना पड़ा था। उस दौर में रामलीला मैदान की एक महत्वपूर्ण भूमिका, या यूं कहें कि एक इतिहास उस रामलीला मैदान में रचा गया था। उसी रामलीला मैदान में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी 20 फरवरी को। जब उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया तो उन्हें बधाइयों का तांता भी लगा हुआ है, बधाइयां भी उन्हें मिल रही हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बधाई दी, गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई और शुभकामनाएं दी, और अरविंद केजरीवाल, आतिशी, संजय सिंह, ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, इन लोगों ने भी बधाई दी और सहयोग की बात कही, और कहा है कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के विकास के लिए किया है,
उसको उस वादे को पूरा करेंगी, निभाएँगी, दिल्ली वालों के लिए वो काम करेंगी, ऐसी उम्मीद भी उन लोगों ने ज़ाहिर की है। और इसके साथ ही रेखा गुप्ता ने एक ट्वीट के ज़रिए धन्यवाद भी दिया है अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और लिखा है कि मुझ पर विश्वास कर मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके इस विश्वास और समर्थन ने मुझे नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है। मैं संकल्प लेती हूं कि दिल्ली के हर नागरिक के कल्याण, सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा और समर्पण से कार्य करूंगी। दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। अपनी प्रतिबद्धता भी उन्होंने जताई है और धन्यवाद भी दिया है अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पर इस पद के लिए, उनके चयन के लिए। तो तमाम कयासों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने महिला चेहरे पर दांव खेला है। वैश्य समाज से आने वाली महिला रेखा गुप्ता पर यह दांव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। अब कल शपथ ग्रहण करेंगी, लेकिन अभी भी उस फॉर्मूले के बारे में पता नहीं चल पाया है कि दिल्ली में सरकार गठन का वो कौन सा फॉर्मूला होगा। मतलब कि डिप्टी सीएम अगर कोई होगा तो कौन होगा डिप्टी सीएम, 7 मंत्री होंगे मुख्यमंत्री के साथ, यानी कि 6 और कौन लोग मंत्री होंगे, अभी ये साफ नहीं हुआ। कल ये भी साफ हो जाएगा कि कौन कौन मंत्री हो रहा है। अब देखना है कि अब उसमें वो कौन सी गणित है, वो कौन सा फॉर्मूला है, किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। और इसके साथ ही विधानसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होगा, ये भी इस मंत्रिमंडल के साथ ही साफ हो जाएगा कि कौन स्पीकर होगा। बहरहाल अब यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। दिल्ली की सड़कों, दिल्ली की गंदगी को साफ करना, दिल्ली के सीवेज सिस्टम को और दिल्ली की गलियों को, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को, सबको सुदृढ़ करना है। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी अब तक लगाती रही कि पिछली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया, वो तमाम चुनौतियों के साथ रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली हैं और इन चुनौतियों का सामना करना है। और सामना नहीं करना, बल्कि जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उसका समाधान भी निकालना है, समस्या का समाधान भी निकालना है और दिल्ली के वेलफेयर के लिए भी काम करनी है। दिल्ली की बिजली, दिल्ली के लोगों को पानी की किल्लत जो होती है वो न हो। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत होती है और टैंकर का इंतजार करना पड़ता है। ये सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अब उनको अपनी कार्य योजना जल्द से जल्द तैयार करनी होगी कल के शपथ ग्रहण के बाद, जैसे ही वो मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगी। शुभकामनाएं हैं रेखा गुप्ता को हमारी कि वो दिल्ली के विकास का जो बीड़ा उनके नेतृत्व में उनकी सरकार ने उठाया है, उसमें वो सफल रहे। आज इतना ही, फिर बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कल रामलीला मैदान के बारे में, उस रामलीला मैदान की ऐतिहासिकता के बारे में, वहां से शपथ ग्रहण समारोह से भी हम आपको वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो अभी इतना ही, लेकिन एक निवेदन आपसे, एक बार फिर हर रोज मैं निवेदन करता हूं, आज फिर, कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी अपना दीजिए। आपका कमेंट का हमें इंतजार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।